Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Usman Ahmed. I am your computer science lecturer. Students, today we are going to take our lecture number 6 of the chapter which is function and also the chapter number 6. Dear students, आज जो है हम स्कोप ऑफ अ वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे, तो चलें हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, स्कोप ऑफ द वेरिएबल का मतलब ये होता है कि अगर हमने C++ के प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, तो उन वेरिएबल्स को क्या हम जस्ट एक फंक्शन की बॉडी में, एक ब्लॉक में एक्सेस कर सकते हैं कि या नहीं, उस प्रोग्राम में हर जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट स्कोप ऑफ अ वेरिएबल कहा जाता है। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस डेफिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल का मतलब ये है कि अगर हम लोगों ने C++ के प्रोग्राम में वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, तो उन वेरिएबल्स को जो है क्या हम सिर्फ एक फंक्शन की बॉडी में, एक ब्लॉक में यूज़ कर सकते हैं या कि नहीं, उनको जो वेरिएबल्स को हम लोग जो हैं वो थ्रू आउट द प्रोग्राम की हर जगह पे उनको एक्सेस कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स कहा जाता है स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। डियर स्टूडेंट्स, वेरिएबल का जो स्कोप होता है ये हमारे पास 3 टाइप्स का होता है। तो पहले हम फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट स्कोप को, देन सेकंड, देन थर्ड। तो चले हम लोग फर्स्ट स्कोप से स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वेरिएबल का जो फर्स्ट स्कोप होता है इससे लोकल या ऑटोमेटिक वेरिएबल का वो कहा जाता है स्कोप। डियर स्टूडेंट्स, जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं ये वो वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम किसी एक फंक्शन की बॉडी में या एक ब्लॉक में जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, और फंक्शन की बॉडी से बाहर, एक ब्लॉक से बाहर ये एक्सेस नहीं हो सकते। ऐसे वेरिएबल्स को डियर स्टूडेंट्स लोकल वेरिएबल्स या ऑटोमेटिक वेरिएबल्स कहा जाता है। आई एम गोइंग टू रिपीट द डेफिनेशन। लोकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स जो कि एक ब्लॉक में सिर्फ यूज़ हो सकते हैं, एक्सेस हो सकते हैं, या एक फंक्शन की बॉडी में ही एक्सेस हो सकते हैं, इस्तेमाल हो सकते हैं, जहाँ पे उन्हें डिक्लेयर किया जाता है, और फंक्शन की बॉडी से बाहर, ब्लॉक से बाहर वो एक्सेस नहीं हो सकते। ऐसे वेरिएबल्स को डियर स्टूडेंट्स जो है वो लोकल या ऑटोमेटिक वेरिएबल्स कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो लोकल वेरिएबल्स की एग्जाम्पल को डिस्कस करने के लिए सेकंड बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो लोकल वेरिएबल्स है उनकी एग्जाम्पल्स की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारी फर्स्ट 2 लाइंस जो हैं वो ऑलवेज बाय कन्वेंशन प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स हैं। शार्प इंक्लूड iostream.h, शार्प इंक्लूड conio.h। आपने इन दोनों प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को जो है डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने हर C++ के प्रोग्राम में लिखना है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में डियर स्टूडेंट्स 3 चीज़ें होती हैं। उसमें आपकी जो है वो आपकी हेडर फाइल्स भी आ जाती हैं जिनकी एक्सटेंशन .h है, उसमें आपका हैश या शार्प साइन भी आ जाता है, और उसमें आपका इंक्लूड वर्ड भी आता है। फिर स्टूडेंट्स हमने जो है वो मेन फंक्शन को लिखा। मेन फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, मैं रिवाइज भी करवा देता हूँ कि मेन फंक्शन जो है हमारे C++ के प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। अगर C++ के प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं हो तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, और मेन फंक्शन से ही आपके प्रोग्राम का कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम को पास होता है, फिर आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। इसलिए हर C++ के प्रोग्राम में आपने मेन फंक्शन को मस्ट यूज़ करना है। फिर स्टूडेंट्स, मेन फंक्शन की बॉडी में क्या हुआ है, हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल x बनाया है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल x बना है, एक्चुअली वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल जो है ये कंप्यूटर की मेमोरी में एक मेमोरी सेल के नेम को, मेमोरी लोकेशन के नेम को हम जो है वो वेरिएबल कहते हैं। तो कंप्यूटर की मेमोरी में डियर स्टूडेंट्स x के नाम से एक वेरिएबल बन जाएगा, और आप लोग जानते हैं कि इंटीजर डेटा टाइप कितनी मेमोरी स्पेस और कितने बाइट्स की स्पेस ऑक्यूपाई करती है। इंटीजर जो है वो जो हमारी है स्टैंडर्ड C++ में वो 4 बाइट्स की स्पेस ऑक्यूपाई करती है,
और कुछ सी प्लस प्लस के उसमें वो सी प्लस प्लस जो ब्रेन कर्निगान ने 1980s में बनाई थी उसमें इसके लिए 2 बाइट्स होते थे, लेकिन आजकल जो स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस है उसमें इसके लिए 4 बाइट्स होते हैं, और कुछ वर्जन्स कंपाइलर के उसमें इसका साइज 2 बाइट्स है। डियर स्टूडेंट्स, जो है ये चीज़ डिपेंड करती है हमारे कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पे। आर्किटेक्चर का जो रिप्रेजेंटेशन होगी उसके अकॉर्डिंगली जो है इसको मैनेज किया जाता है। फिर स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने एक फॉर लूप यूज़ किया। स्टूडेंट आप जानते हैं कि लूप किसको कहते हैं? आप लोगों ने ऑलरेडी अपने चैप्टर नंबर 4 में, यूनिट 4 में आप लोगों ने रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था। द रेपिटेशन ऑफ सेम स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड लूप। सेम स्टेटमेंट्स की रेपिटेशन का अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट होना इसे लूप कहा जाता है। फिर स्टूडेंट्स आपके पास 3 टाइप्स ऑफ लूप्स होते थे, उसमें आपका फॉर लूप भी होता था, वाइल लूप और डू वाइल लूप भी होता था। स्टूडेंट्स फॉर लूप हम किन सिचुएशंस में यूज़ करते थे आप लोग जानते हैं? जी हाँ, फॉर लूप जो है डियर स्टूडेंट्स हम यूज़ करते थे उन सिचुएशंस में जहाँ पे हमें पता होता था कि प्रॉब्लम का स्टार्ट क्या है और कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है लूप एग्जीक्यूट होगा, वहाँ पे हम फॉर लूप यूज़ करते थे। और आपको स्टूडेंट याद होता है फॉर लूप में क्या होता है, सबसे पहले जो है इनिशियलाइज एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होती है, फिर कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती। इसलिए डियर स्टूडेंट्स इस चीज़ की बुनियाद पे फॉर लूप को प्री टेस्ट लूप भी कहा जाता है, आप लोगों को याद होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने फॉर लूप की बॉडी में सबसे पहले जो है हमने एक इनिशियलाइज एक्सप्रेशन लिखी है, और इनिशियलाइज एक्सप्रेशन जो है उसमें हमने वेरिएबल x को 1 वैल्यू से इनिशियलाइज किया है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक्सप्रेशन में 3 चीज़ें होती हैं, उसमें वेरिएबल होता है, उसमें ऑपरेटर होते हैं, और उसमें कोई वैल्यू जो हम किसी टाइप की वैल्यू जो हम वेरिएबल को असाइन करते हैं। और एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो इनिशियलाइज एक्सप्रेशन होती है वो जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। और C++ में जो है जब एक लाइन है और उसके आखिर में सेमीकोलन आ जाए, ये एक एक्सप्रेशन के एंड में सेमीकोलन आ जाए, उसे स्टेटमेंट कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स ये हमारी जो है फिर यहाँ पे क्या है, ये हमारी कंडीशन है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जब हमने x को 1 से इनिशियलाइज किया तो वेरिएबल x में जो है वो 1 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आएंगे, कंपाइलर यहाँ पे आएगा, वो चेक करेगा कि वेरिएबल x में जो 1 वैल्यू है क्या ये लेस है 10 से या इक्वल है। तो एक कंडीशन ट्रू हो रही है स्टूडेंट्स कि वैल्यू जो है वो लेस है, तो यहाँ से फिर कंट्रोल जो है वो इधर आ जाएगा, सी आउट पे आ जाएगा। और सी आउट पे जब कंट्रोल आएगा तो जो x की फर्स्ट वैल्यू है 1, डियर स्टूडेंट्स x की फर्स्ट वैल्यू जो ये 1 है ये यहां से कॉपी हो जाएगी, यहां पे आ जाएगी, यानी कि ये एक्चुअल पैरामीटर से डियर स्टूडेंट्स जो है हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर यहां पे आ जाएगी। तो x की वैल्यू 1 थी, ये वैल्यू जो है डियर स्टूडेंट्स यहां पर आ जाएगी। फिर डियर स्टूडेंट्स यहां पे हमने क्या किया ये देखें, जैसे ही स्क्वायर फंक्शन कॉल हुआ है ये फंक्शन की कॉल होती है। तो जैसे ही स्क्वायर फंक्शन कॉल हुआ उसमें हमने क्या किया, y की वैल्यू को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो आपको पता है y की वैल्यू में अभी क्या है, y वेरिएबल की वैल्यू अभी 1 है, यानी y भी हमारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, इसमें भी अभी 1 है। तो हमने स्क्वायर फंक्शन की बॉडी में क्या किया है स्टूडेंट्स कि ये एक हमने जो है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है। डियर स्टूडेंट्स हमने जो है इसकी बॉडी में ये किया है कि y की वैल्यू को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। तो 1 को 1 से आप मल्टीप्लाई करें, फिर देखें स्टूडेंट हमने रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ की है कि जो रिजल्ट आए उसे रिटर्न कर दिया जाए। और फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जिसको मैंने वो किया है रेक्टेंगल में बंद किया है, वो इंटीजर है। तो यहाँ से हमें रिजल्ट 1 रिटर्न होगा। ये 1 जो रिजल्ट स्टूडेंट्स यहाँ से हमें रिटर्न हो रहा है ये यहाँ से वापस यहाँ पे जो है हमें प्रिंट हो जाएगा। इस जगह पर स्टूडेंट्स जो है ये इस जगह पे हमें प्रिंट हो जाएगा। तो जो है 1 का स्क्वायर ऑलरेडी 1 प्रिंट हो गया। फिर देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ है, हमने एंड एल लिखा है, इट मीन्स कि स्पेस देके न्यू लाइन में जा रहे हैं। इस तरह ये लूप चलता रहेगा और जो है 10 वैल्यूज का स्क्वायर हमारे पास 1 से 10 वैल्यूज का स्क्वायर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये 10 वैल्यूज का जो है वो स्क्वायर प्रिंट कर रहा है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जो है एक बात को देख सकते हैं
कि ये जो हमने वेरिएबल जिसको मैंने सर्कल किया है वेरिएबल x, डियर स्टूडेंट्स ये वेरिएबल x जो है ये सिर्फ मेन फंक्शन की बॉडी में, जिसको मैंने रेड मार्कर से वो किया है और मैं ब्लू मार्कर से स्टूडेंट्स इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये मेन फंक्शन की बॉडी है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। ये जो x वेरिएबल है स्टूडेंट ये सिर्फ इस मेन फंक्शन की बॉडी में यूज हो सकता है, एक्सेस हो सकता है, इसकी बॉडी से बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। इसीलिए x कौन सा वेरिएबल है, हम इसे कहेंगे कि ये हमारा लोकल वेरिएबल है। स्टूडेंट्स ये जो है हमारा लोकल वेरिएबल है और जो हमारा टॉपिक है वो इसी पे है कि जो वेरिएबल का स्कोप होता है वो फर्स्ट लोकल होता है। लोकल वो वेरिएबल्स होते हैं जो एक फंक्शन की बॉडी में या एक ब्लॉक में जो है एक्सेसिबल होते हैं। ऐसे वेरिएबल्स को डियर स्टूडेंट्स लोकल वेरिएबल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया था कि हमने एक वेरिएबल x बनाया, हमने स्टूडेंट्स एक फंक्शन स्क्वायर बनाया, उसको हमने लूप की वैल्यूज 1 से 10 तक पास की। वो फंक्शन ये कर रहा है वो एक एक वैल्यू का स्क्वायर कैलकुलेट करके हमें रिटर्न कर रहा है और वो हम स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहे हैं। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हमने वेरिएबल x बनाया ये सिर्फ मेन फंक्शन की बॉडी में एक्सेसिबल है, मेन फंक्शन की बॉडी से बाहर ये एक्सेसिबल नहीं है, इसलिए ये जो है हमारा क्या है लोकल वेरिएबल है। आई होप स्टूडेंट कि इस एग्जाम्पल से आप लोगों को लोकल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि C++ के प्रोग्राम में जो भी एग्जाम्पल फर्स्ट आप जो है अंडरस्टैंड कर लें, आपने उसको किसी कंपाइलर में, हमारे कोर्स में हमने रिकमेंड किया था बोरलैंड C++ कंपाइलर, आप टर्बो C++ भी यूज़ कर सकते हैं। तो बोरलैंड C++ कंपाइलर ने आपने इस कंपाइलर में इस प्रोग्राम को टाइप करना है, रन करना है और इस प्रोग्राम में चेंजेस करके प्रैक्टिस करनी है ताकि लोकल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट जो है आपको मैक्सिमम हद तक क्लियर हो जाए और बेटर तरीके से क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्कोप ऑफ वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल्स जो है उसकी डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोग लास्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है सेकंड स्कोप ऑफ वेरिएबल दैट इज ग्लोबल स्कोप उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि हेडर फाइल्स के नीचे और मेन फंक्शन से ऊपर डिक्लेयर किए जाते हैं और फिर इन वेरिएबल्स को हम लोग थ्रू आउट द प्रोग्राम किसी भी जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू रिपीट द डेफिनेशन। ग्लोबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हेडर फाइल्स के नीचे मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर किया जाता है और स्टूडेंट्स उसके बाद इन वेरिएबल्स को हम पूरे प्रोग्राम में थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे वेरिएबल्स को स्टूडेंट जो हैं वो ग्लोबल वेरिएबल्स कहा जाता है। तो हम ज़रा इनकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। Those variables defined usually at the top of a program before the main function are called global variables। ऐसे वेरिएबल्स को जिसको प्रोग्राम के टॉप पे लिखा जाए, हेडर फाइल्स के नीचे और मेन फंक्शन के ऊपर, ताकि उन्हें इस्तेमाल किया जा सके, ऐसे वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल्स कहा जाता है। The variables declared globally are visible from any point of the code। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स के जो वेरिएबल ग्लोबल होते हैं ना, उन्हें आप अपने प्रोग्राम में किसी भी जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। They are accessible from inside and outside of the function of the same program। Dear students, इन वेरिएबल्स को आप फंक्शन के इनसाइड और फंक्शन के आउटसाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। In order to declare variables, we simply have to declare the variable outside any function or block directly in the body of the program। देखिए स्टूडेंट्स, हमने जिस वेरिएबल को ग्लोबल बनाना होता है, बहुत आसान सी बात है, उस वेरिएबल को किसी फंक्शन से आउटसाइड डिक्लेयर कर दें तो वो वेरिएबल ग्लोबल हो जाएगा। उसे फिर आप अपने प्रोग्राम में किसी भी जगह भी एक्सेस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं इनको फंक्शन से आउटसाइड डिक्लेयर किया जाता है, डिफाइन, और फिर इनको एक्सेस किया जाता है। स्टूडेंट्स अब हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स की एग्जांपल्स की डिस्कशन स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो हैं वो ग्लोबल वेरिएबल्स की एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक हमने ऐड फंक्शन बनाया है।
ये फंक्शन क्या करेगा, ये हमारे लिए एडिशन परफॉर्म करेगा। स्टूडेंट्स फिर हमने सेकंड लाइन में आप लोग देख सकते हैं, इस लाइन में ये हमारे क्या हैं, ये हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स। मैंने आपको ये बताया था कि जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो हेडर फाइल्स के नीचे और मेन फंक्शन की या दूसरे फंक्शन की जो है वो बॉडी के ऊपर लिखे जाते हैं, उसके बॉडी से आउटसाइड जो है वो डिक्लेयर किए जाते हैं ताकि उन्हें उस फंक्शन में भी और प्रोग्राम में हर जगह पे एक्सेस किया जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स हमने ऐड फंक्शन से ऊपर जो 3 वेरिएबल्स बनाए, वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड वैल्यू 3, ये स्टूडेंट्स ये हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। और स्टूडेंट्स अब हम इन वेरिएबल्स को अपने प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। देखें स्टूडेंट्स, ये जो है हमने लिखा इंट ऐड, ये हमारी फंक्शन की प्रोटोटाइप है। फिर डियर स्टूडेंट्स हमने 3 ग्लोबल वेरिएबल्स बनाए। फिर स्टूडेंट्स ये फंक्शन की डेफिनेशन है या फंक्शन का सिग्नेचर है। डियर स्टूडेंट्स फंक्शन की डेफिनेशन या सिग्नेचर जो है इस एग्जांपल में हमने कुछ चेंज की है। हमने जो है लोकल वेरिएबल्स के एग्जांपल में फंक्शन डेफिनेशन को एट द एंड ऑफ द मेन फंक्शन किया था, यहाँ पे हमने टॉप पे किया है, आप एंड पे भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स हमने जो है ऐड फंक्शन की डेफिनेशन में क्या किया, हमने एक वेरिएबल सम बनाया है। तो देखें स्टूडेंट्स कंप्यूटर की मेमोरी में क्या होगा, उसमें एक मेमोरी सेल का नेम वैल्यू 1 होगा, सेकंड मेमोरी सेल का जो नेम होगा वो वैल्यू 2 होगा, वैल्यू 2, थर्ड मेमोरी सेल जो हमने नेक्स्ट वेरिएबल बनाया था वो 3 होगा, और जो हमने नेक्स्ट वेरिएबल बनाया है डियर स्टूडेंट्स सम, ये भी एक मेमोरी सेल का नेम होगा, एक मेमोरी लोकेशन का नेम होगा। फिर देखिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, नेक्स्ट लाइन में हमने ये किया है कि वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, ये 3 वेरिएबल्स हैं। हम ये करवाना चाह रहे हैं, हम इन तीनों की वैल्यूज को ऐड करवाना चाह रहे हैं। तो इन तीनों की वैल्यूज डियर स्टूडेंट्स ऐड हो जाएंगी और जो रिजल्ट है वो सम में सेव हो जाएगा। और फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो है सम को रिटर्न करवाया है। स्टूडेंट्स हमने सम को क्यों रिटर्न करवाया, क्योंकि सम जो है एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और हमने ये बात फंक्शन की डेफिनेशन में बताई है कि जो ऐड फंक्शन है इसकी रिटर्न टाइप भी इंटीजर है, इसीलिए यहाँ से हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी। तो यहाँ से जो हमें सम रिटर्न होगा उसकी वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो रिटर्न हो जाएगी। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स के प्रोग्राम का ये पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स हम अपने मेन फंक्शन की बॉडी को डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट सेकंड बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग अपने प्रोग्राम के मेन फंक्शन की बॉडी की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि मेन फंक्शन की बॉडी में क्या किया गया है, एक वेरिएबल जो है वो टोटल बनाया गया है। जो ही ये वेरिएबल टोटल डिक्लेयर होता है कंप्यूटर की मेमोरी में इसके लिए स्पेस ऑक्यूपाई हो जाती है और एक मेमोरी लोकेशन का नाम टोटल होगा। फिर स्टूडेंट्स क्या किया गया है, हमारे जो ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये 3 ग्लोबल वेरिएबल्स वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड वैल्यू 3, ये हमारे कौन से वेरिएबल्स हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स। आपने देखा स्टूडेंट्स इन वेरिएबल्स को हमने ऐड फंक्शन की जो है वो डेफिनेशन के उससे टॉप पे लिखा, और इन्हें जो है इन वेरिएबल्स को हमने ऐड फंक्शन की जो है वो बॉडी में भी एक्सेस किया और मेन फंक्शन की बॉडी में भी एक्सेस किया। तो देखें हम क्या प्रोग्राम में इनको हर जगह पे एक्सेस कर पा रहे हैं ना, तो हमें डेफिनेशन क्वाइट क्लियर हो जाती है। फिर स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने वेल1 को जो है वेल1 वेरिएबल जो फर्स्ट ग्लोबल वेरिएबल है उसे हमने 10 वैल्यू से इनिशियलाइज किया, 10 वैल्यू से हमने असाइन की। फिर स्टूडेंट्स हमने जो सेकंड ग्लोबल वेरिएबल है वेल2 उसको हमने सेकंड वैल्यू असाइन की, 20 असाइन की, फर्स्ट को 10, सेकंड को 20, और जो थर्ड वेरिएबल है वेल उसको हमने 30 वैल्यू असाइन की। इट मीन स्टूडेंट्स कि हमने 3 ग्लोबल वेरिएबल्स बनाए, वेल1 उसको 20 वैल्यू असाइन की, वेल2 उसको वेल1 को हमने 10 वैल्यू असाइन की, फिर हमने सेकंड वेरिएबल बनाया वेल2 उसे 20 वैल्यू दी, थर्ड वेरिएबल बनाया वेल3 उसे हमने 30 वैल्यू दी। अब स्टूडेंट्स हम इस लाइन में आ गए हैं जिसके आगे मैंने चेक किया है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया है। स्टूडेंट्स ऐड फंक्शन क्या करेगा, ये जो वेरिएबल्स हैं
जिनको हमने यहाँ पे वैल्यूज असाइन की है मेन फंक्शन की बॉडी में, डियर स्टूडेंट्स ये इन वेरिएबल की वैल्यूज को आपस में ऐड करेगा और जो रिजल्ट है वो एक वेरिएबल जो वहां पर हमने बनाया था उसमें सेव कर देगा, जिसका नाम सम था। फिर क्या होगा स्टूडेंट, ये जो ऐड फंक्शन है ये हमें इन वेरिएबल्स की एडिशन का रिजल्ट रिटर्न करेगा, जो कि 30 + 20 50 + 10 60। तो जो टोटल वेरिएबल है इसमें 60 वैल्यू सेव हो जाएगी और ये वैल्यू मेमोरी में भी स्टोर हो जाएगी स्टूडेंट्स। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये किया, 3 ग्लोबल वेरिएबल्स को मेन फंक्शन की बॉडी में वैल्यूज असाइन की, ऐड फंक्शन को कॉल किया, हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज को ऐड करवाया और जो रिजल्ट है वो रिटर्न हुआ और टोटल वेरिएबल में सेव हो गया जो कि 60 है। अब स्टूडेंट्स ये रिजल्ट हमें स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, तो इसके लिए देखें हमने सी आउट में क्या लिखा, द सम इज, तो हमने लिखा द सम इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स स्क्रीन पे आपको आउटपुट में मैसेज आएगा द सम इज 60। ये आपको स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल में जो है वो 3 वेरिएबल्स की एडिशन का रिजल्ट पड़ा हुआ है। फिर हमने गेट ch फंक्शन को यूज किया गेट कैरेक्टर करने के लिए, रिटर्न 0, ताकि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल थी ग्लोबल वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। आई होप कि स्टूडेंट इस एग्जाम्पल से आपको लोगों को ग्लोबल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग थर्ड टाइप ऑफ वेरिएबल के स्कोप, स्टैटिक वेरिएबल्स, उनके डिस्कशन के लिए हम लोग जो हैं थर्ड लास्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हम थर्ड टाइप ऑफ वेरिएबल्स को, स्टैटिक वेरिएबल्स की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि ये कौन से वेरिएबल्स होते हैं। दीज आर दोज वेरिएबल्स which are preceded by the keyword static while declaring। Dear students, ऐसे वेरिएबल जिनको जब हम डिक्लेयर करें तो उनके नाम से पहले हम वर्ड स्टैटिक यूज करें, तो ऐसे वेरिएबल को स्टूडेंट्स हम लोग जो हैं वो स्टैटिक वेरिएबल्स कहते हैं। Dear students, I am going to repeat the definition। जिन वेरिएबल्स को हम उनके नेम से पहले वर्ड स्टैटिक यूज करें, ऐसे वेरिएबल्स जो हैं वो स्टैटिक वेरिएबल्स कहलाते हैं। They are initialized once in the program and remains in memory until the end of the program। Dear students, जो हमारे पास static variables होते हैं इनको प्रोग्राम में एक ही दफ़ा इनिशियलाइज किया जाता है, एक ही दफ़ा इनको वैल्यू दी जाती है, and remains in memory until the end of the program। और ये वेरिएबल जो हैं इनकी वैल्यूज जो हैं ये मेमोरी में रहते हैं प्रोग्राम के एंड तक। These variables have the capability to preserve information about the last value of the function returned until the program completely end। Dear students, जो static variable होते हैं इनकी खासियत है कि ये वेरिएबल जो हैं उस लास्ट वैल्यू को प्रिजर्व करते हैं जो कि फंक्शन से रिटर्न होती है जब प्रोग्राम एंड होता है। I am going to repeat this point because this is important point about the static variables। स्टूडेंट, स्टैटिक वेरिएबल्स की एक खासियत होती है, एक प्रॉपर्टी है कि जो फंक्शन से लास्ट वैल्यू रिटर्न होती है ये उसे अपने पास प्रिजर्व करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स आर लोकल इन स्कोप टू देयर मॉड्यूल और फंक्शन इन विच दे आर डिफाइंड बट लाइफ टाइम इज थ्रू आउट द प्रोग्राम। डियर स्टूडेंट्स, स्टैटिक जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, अगर हम इनकी स्कोप की बात करें तो ये हमारे पास एक्चुअली लोकल होते हैं उस मॉड्यूल में या उस फंक्शन में जिन मॉड्यूल्स या फंक्शन में इनको डिफाइन किया जाता है, लेकिन इनकी लाइफ जो है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम होती है। स्टूडेंट्स, अब स्टैटिक वेरिएबल्स की एग्जाम्पल को डिस्कस करने के लिए, ताकि ये टॉपिक हमें विद द एग्जाम्पल बेहतर तरीके से समझ आ जाए, हम लोग अगेन फर्स्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो हैं वो स्टैटिक वेरिएबल्स की एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले जो है उसी तरह से हेडर फाइल्स आप देख सकते हैं, फिर हमारे पास जो है वो दोनों हेडर फाइल्स हमने लिखी। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो है एक फंक्शन बनाया है डेमो। ये जो फंक्शन है ये हमें कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहा और इसको हम कोई आर्गुमेंट्स भी पास नहीं कर रहे, इसलिए इसकी जो रिटर्न टाइप है, टाइप में हमने वॉइड लिखा है। वॉइड मीन्स नथिंग रिटर्न।
डियर स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास ये जो है डेमो फंक्शन की बॉडी है, जिसको मैंने रेड मार्कर से लाइन कर लिया है। अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारी डेमो फंक्शन की बॉडी है, इसकी बॉडी में एक्चुअली हो रहा क्या है, हम इस कोड को देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया ऑटो वर, और उसकी टाइप से पहले हमने कीवर्ड ऑटो को लिखा। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक स्टोरेज क्लास है ऑटो, जिसको यूज किया जाता है। तो हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया ऑटो अंडरस्कोर वर। तो कंप्यूटर की मेमोरी में जो है एक मेमोरी लोकेशन का नाम ऑटो अंडरस्कोर वर हो जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स, फिर आप देख सकते हैं कि हमने सेकंड लाइन जिसके आगे मैंने चेक लगाया, हमने यहाँ पे स्टैटिक टाइप का एक वेरिएबल बनाया स्टैटिक अंडरस्कोर वर। अब स्टूडेंट्स, हमने दो वेरिएबल बना लिए हैं, दोनों को डिक्लेयर कर लिया है, लेकिन यहाँ जो बात काबिल गौर है, आप देखें, हमने दोनों वेरिएबल की डिक्लेरेशन में उन्हें 0 वैल्यू से इनिशियलाइज भी कर दिया है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब हम कुछ वेरिएबल्स को उनकी डिक्लेरेशन में किसी वैल्यू से इनिशियलाइज कर दें, कभी कभी वो हम इसलिए भी करते हैं ताकि हम चाहते हैं कि अगर वेरिएबल्स की वैल्यू इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हमसे प्रिंट हो जाए तो उसमें वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट ना हो, क्योंकि गार्बेज अननोन, अनप्रेडिक्टेबल, अनडिफाइंड वैल्यू होती है किसी वेरिएबल की। तो देखें, यहाँ पे हमने ऑटो वेरिएबल भी बनाया, टाइप इंटीजर है, उसे भी 0 से इनिशियलाइज किया। स्टैटिक वेरिएबल बनाया, उसकी टाइप इंटीजर है, उसे भी हमने 0 से इनिशियलाइज किया। फिर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सी आउट स्टेटमेंट यूज की है। सी आउट एक ऑब्जेक्ट है, उसे हमने यूज किया है, और इसकी स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है ऑटो इज इक्वल टू। तो डियर स्टूडेंट्स, इनिशियली आउटपुट में जो ऑटो वेरिएबल में ऑटो में जो हमारी वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या होगी, देखें, ऑटो अंडरस्कोर वर की जो है उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, वो 0, जो इसको हमने डिक्लेरेशन में इनिशियलाइज की है। फिर वो हमें ऑटो इज इक्वल टू 0 प्रिंट होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, हमने वर्ड प्रिंट करवाया है स्टैटिक इज इक्वल टू। अब आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है स्टैटिक अंडरस्कोर वर, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू भी ये 0 है। तो स्टार्ट में ऑटो अंडरस्कोर वर और स्टैटिक अंडरस्कोर वर दोनों की जो स्टार्टिंग वैल्यूज हैं 0 0 वो प्रिंट होंगी। फिर स्टूडेंट्स, इस लाइन में हमने क्या किया, जिसमें मैंने अभी इसके आगे मैंने राइट का साइन लगाया है, चेक किया है। इस लाइन में स्टूडेंट्स हमने ऑटो वर जो वेरिएबल है इसे हमने इंक्रीमेंट किया है, और आपको पता है ये इंक्रीमेंट के लिए डबल प्लस साइन यूज होता है। ये एक ऑपरेटर है, किसी वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज करता है बाय 1। और स्टूडेंट्स, आपको याद है इंक्रीमेंट ऑपरेटर के जो आपके टॉपिक में आप लोगों ने इसकी 2 फॉर्म्स पे बात की होगी, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। तो स्टूडेंट, ये वाला जो साइन है इसे हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, यानी वेरिएबल के नाम से पहले इसको हमने लिखा है। इसका मतलब है कि वेरिएबल की जो वैल्यू है, आपके वेरिएबल की जो वैल्यू है इसे प्री इंक्रीमेंट कर दिया जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से जो है आपकी प्री इंक्रीमेंट होगी। फिर हमने इस तरह स्टैटिक वेरिएबल को भी प्री इंक्रीमेंट किया, और उसके बाद जो है हमारा ये डेमो फंक्शन जो है इसकी बॉडी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम की फर्दर डिस्कशन के लिए हम लोग जो हैं वो सेकंड बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने प्रोग्राम के मेन फंक्शन का जो पोर्शन है उसे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मेन फंक्शन के पोर्शन में हम लोगों ने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल आई बनाया। तो आई जो है ये मेमोरी लोकेशन में नाम होगा, एक मेमोरी सेल का मेमोरी लोकेशन का नेम होगा। स्टूडेंट्स, उसे हमने स्टार्टिंग वैल्यू 0 से इनिशियलाइज किया है। ये क्यों? क्योंकि हमने इस प्रोग्राम में वाइल लूप यूज़ किया है। वाइल का सिंटैक्स ऐसे है, पहले इनिशियलाइज एक्सप्रेशन होती है, फिर जो है वो कंडीशन होती है, टेस्ट या चेक एक्सप्रेशन होती है। तो आई की स्टार्टिंग वैल्यू 0 है। फिर देखें स्टूडेंट्स, ये वाइल लूप की बॉडी है जिसको मैंने लाइन किया है। वाइल लूप की बॉडी में जो है हमने पहले उसमें चेक किया है, ये हमारी कंडीशन है स्टूडेंट्स। हमने चेक किया कि आई की जो स्टार्टिंग वैल्यू है, जो इससे इसको इनिशियलाइज किया गया है, वो लेस देन है 3। तो हमारे केस में ऑफ कोर्स आई की स्टार्टिंग वैल्यू 3 से लेस देन है। तो हमने क्या किया, इसकी बॉडी में कंडीशन ट्रू होगी। डेमो फंक्शन को हमने कॉल किया है या इन्वोक किया है। तो डेमो फंक्शन कॉल होगा, और इनिशियली स्टूडेंट्स जैसे ही डेमो फंक्शन कॉल होगा, आप देख सकते हैं प्रोग्राम के आउटपुट में कि ऑटो जो है वो भी
हमें 0 प्रिंट हो रही है ऑटो वेरिएबल, और स्टैटिक वैल्यू भी हमें जो है वो 0 प्रिंट हो रही है। फिर स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, इस लाइन में हमने एक इंक्रीमेंट स्टेटमेंट यूज की है। हमने वेरिएबल i की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया है बाय 1। तो जैसे ही i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी बाय 1, अगेन जाके चेक होगा कि i की वैल्यू पहले 0 थी अब 1 हो गई है, तो क्या वो लेस देन है 3 से? ऑफ कोर्स 3 से लेस है, तो वो लेस है, डेमो फंक्शन अगेन कॉल होगा, और स्टूडेंट्स ये वाला आउटपुट जो है हमें सेकंड वाला प्रिंट होगा, जिसमें ऑटो जो हमारा ऑटो जो है, यानी कि हमारा जो ऑटो स्टोरेज क्लास का वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है वही रहेगी, और स्टैटिक की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट कर जाएगी बाय 1। इस तरह स्टूडेंट ये लूप चल रहा है उस टाइम तक जब तक i की वैल्यू जो है वो 3 के इक्वल नहीं होगी। जैसे ही लूप चलेगा i की वैल्यू 3 हो जाएगी, जो कि फॉल्स कंडीशन है, लूप की बॉडी से हम बाहर आ जाएंगे, फिर जो है वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो एट द एंड जो स्टूडेंट्स आप लोग आउटपुट देख सकते हैं वो ये प्रिंट होगा, जिसमें ऑटो जो हमारा ऑटो टाइप का वेरिएबल था ऑटो अंडरस्कोर वर, वो उसकी वैल्यू जो है वो 0 ही प्रिंट हो रही है, लेकिन स्टैटिक की वैल्यू जो है वो हमें 2 प्रिंट हो रही है। तो स्टूडेंट्स स्टैटिक वेरिएबल्स जो हैं ये बाय स्कोप लोकल होते हैं उस ब्लॉक के या उस फंक्शन में जिसमें इनको जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं ये लोकल इनका स्कोप जो है वो लोकल होता है उस ब्लॉक में या उस फंक्शन में जिसमें इनको डिक्लेयर किया जाता है। स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोगों ने जो है वो वेरिएबल्स के स्कोप के बारे में बात की, हमने लोकल वेरिएबल्स के स्कोप के बारे में बात की, और हम लोगों ने ग्लोबल वेरिएबल्स के स्कोप को भी देखा और स्टैटिक वेरिएबल्स को भी हमने देखा। स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस के कॉन्सेप्ट में, और आपको इनके बारे में ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जो एग्जांपल आपके साथ डिस्कस की गई आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इसको प्रैक्टिकली भी आपने रन करना है। इस प्रोग्राम को आपने प्रोग्राम में चेंजेस करनी है और आउटपुट को टैली करना है कि उसके बाद क्या आता है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये प्रोग्रामिंग का कोर्स है, प्रोग्रामिंग जो है वो प्रैक्टिस से आती है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। स्टूडेंट्स इसी स्टेटमेंट के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, बहुत सारी दुआओं में अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।